Hey everyone, welcome to another video. And in this video यार हम पढ़ने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, काफ़ी इजी रखेंगे लेक्चर्स को। इस लेक्चर में हम वो चीज़ें पढ़ने की ट्राई करेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे सामने आती है। ठीक है, काफ़ी डीप डाइव हम नहीं जाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि उसमें फिर फॉर्मूलेज आते हैं एंड हर एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ड्राइव हो रही है वो सब जानना वो हम नहीं करेंगे। बट इसमें हम वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे 90-95% ऑफ द केसेस में आप देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है यार कि आपका जो कोड है वो कितना फास्टली रन कर रहा है और कैसे हैंडल कर रहा है वो जो हमारा इनपुट का साइज़ होता है। अभी के लिए उसे एन मान लेते हैं। ठीक है, एन को चलाने के लिए हमारा कोड कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, और ये टाइम सेकंड्स में नहीं, क्योंकि टाइम अगर हम टाइम को वैसे अगर मेजर करने लगे तो उसका मतलब होगा कि वो डिपेंड कर सकता है हमारी मशीन के ऊपर भी। अगर हमारी मशीन अच्छी है, ठीक है, काफ़ी लाइक उसके प्रोसेसर अच्छे हैं तो वो कम टाइम लेगी कंपेरेटिवली टू द कोई ओल्ड मशीन है या थोड़ी सी लोअर प्रोसेसर की मशीन है, तो हम उसे वैसे मेज़र नहीं करते। हम मेज़र करते हैं कि उसने कितने नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस करे। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेज़र करने का टाइम। ठीक है, तो अब इसमें ना हम थोड़े जो कॉमन केसेस होते हैं सिर्फ वही देखेंगे। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी तीन टाइप की होती है। जो एक होती है हमारी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। देन होती है हम लाइक बेस्ट, अगर इसे सिंपली अगर हम एक लीनियर सर्च से समझने की ट्राई करें तो जो सबसे पहली होगी हमारी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। वो होगी कि जैसे मान लो हम लीनियर सर्च कर रहे हैं और हमें जो एलिमेंट फाइंड आउट करना था वो सबसे पहले इंडेक्स पे ही मिल जाए। जैसे हमने सर्च स्टार्ट करी, हमें सबसे पहले ही अगर वो मिल जाए तो दैट इज़ द बेस्ट केस। सो उसे हम डिनोट करेंगे ओमेगा 1 से। ठीक है, देन हमारी आती है एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जिस लीनियर सर्च के ही जिस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिस एलिमेंट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कहीं मिड ऑफ द एरे लाई कर रहा हो, मिड ऑफ द वेक्टर लाई कर रहा हो, तो दैट इज़ आवर एवरेज केस। उसे डिनोट करते हैं हम थीटा से। ठीक है, देन जो हमारा मेजरली यूज होता है जैसे वर्स्ट टाइम उसे डिनोट करते हैं हम बिग ऑफ ओ से। ठीक है, मेजरली केस में हम यही पढ़ रहे होते हैं और सब यही देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा इसको फाइंड आउट करने में, उसे डिनोट करते हैं हम बिग ऑफ ओ से। वही हम इस वीडियो में लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें लीनियर सर्च के एग्जांपल के थ्रू ही समझने की कोशिश करें तो वो जो एलिमेंट हम फाइंड आउट करें वो सबसे लास्ट में हो, हमें जूम करके चलते हैं कि वो सबसे लास्ट में है, तो उसे फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगेगा। बिगो लाइक एन नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें करनी पड़ेंगी उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। तो आई होप कि इससे क्लियर हो गया होगा कि तीनों जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनमें क्या कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी जो वीडियो के अंदर हमारा रेफरेंस होगा वो हम बिग ऑफ लेके चल रहे होंगे कि जो सबसे मैक्सिमम टाइम टेकिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है हम उसे ही स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे देखोगे हम वही इसमें देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम कब लगता है, देखो अगर आप किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो, वो वेक्टर का हो या फिर मैप का हो या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का हो सकता है। अगर आप किसी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ 1, यानी कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे, सिर्फ एक। राइट, लाइक मैं सब अगर लेके देखने की ट्राई करें तो सपोज करो कि काफ़ी सिंपल टेम्पलेट हमारे पास, हमने एक वेक्टर लिया है, एक एरे हो सकती है, एक मैप भी हो सकता है। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करना है या उसको एक्सेस करना है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑफ इंडेक्स मतलब दिस फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स, यानी कि 2 को अगर मेरे को एक्सेस करना है, 0 बेस इंडेक्स है हमारा, तो हम कर सकते हैं वी ऑफ डायरेक्टली हम अगर हम इंडेक्स दे दें उसका। ठीक है, तो इसके देखो यहाँ अभी की टाइम कॉम्प्लेक्स कितनी होगी, ऑफ 1 होगी यहाँ पे। अगर इसे हम रन करने की ट्राई करें, खैर उसकी नीड नहीं है बट स्टिल ठीक है, तो उसकी ये उसे डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होगा तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी लगी सिर्फ एक ऑपरेशन लगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1। क्या रन करानी, हाँ कर गया वो, काफ़ी दिन के बाद चला तो थोड़ा स्पिन अप होने में टाइम लगा मे बी, बट दैट्स ऑल राइट। सो मूव करते हैं अपन हमारी नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर जो कि होती है लीनियर टाइम विद इनपुट साइज एंड राइट। कि लीनियर टाइम क्या होगा, अब देखो अगर एक सिंपल लूप हम चला रहे हैं कि हम
एक हमारे पास एरे है या वेक्टर है या मैप कुछ भी है, उसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो सभी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली इसे थोड़ा ऐसे सोच के देखो कि उसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें कितने ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे, n नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एक चीज़ और समझेंगे, ट्राई करते हैं, इसको भी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमें एक लूप चलाना है जो हमारे पास वेक्टर है उसके लिए, तो ये यहाँ पे देखो हम लूप चलाया जो कि हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और जितना भी उसका साइज़ होगा हमारे वेक्टर का उतनी बार चलेगा वो। तो सिंपली वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ी देर में देखेंगे। और अगर सिमिलरली मान लो अगर हमें 2 लूप चलाने हो, ठीक है, एक फॉर लूप हमारे पास है और एक फॉर लूप के अंदर एक दूसरा फॉर लूप चल जाए, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n² ऑफ n²। देखो समझने की कोशिश करो, काफ़ी सिंपल है यार, काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है। एक लूप था, उसे n टाइम लगना था, देन उसके अंदर एक लूप और आ गया ये वाला। ठीक है, इसकी कितनी होगी ऑफ n, सिंपली जो हमारी यहाँ पे थी सेम इसकी होगी, बट एक बार वो चलेगा उसके लिए n टाइम ये चलेगा, देन अगेन एक बार i की वैल्यू इंक्रीज होगी, देन एक बार से और चलेगा, तो n इंटू n टाइम चल गया वो, दैट्स मीन n²। अगर सिमिलरली हम इसके अंदर एक लूप और चला दें, लाइक जो ये हमारा j वाला लूप है इसके अंदर एक और चला दें, तो उसकी हो जाएगी n³। सिमिलरली कितने भी नंबर ऑफ हम लूप डाल सकते हैं, बट वही वो जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो काफ़ी ख़राब होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना कंसिडर करा जाता है कि अच्छा सोल्यूशन नहीं है, हमें टाइम को कम से कम करने की ट्राई करनी होती है क्योंकि उसी के पैसे हैं। ठीक है, तो लीनियर का हमें पता लग गया, एंड लीनियर कैसे इंक्रीज हो सकती है विद द नेस्टेड लूप वो भी हमें पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लॉगरिथम। देखो कहीं पे भी अगर आपने बाइनरी सर्च का नाम आए ना, कहीं पे भी अगर आपके पास सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पे बाइनरी सर्च लग सकती है, और बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है log ऑफ n। ठीक है, ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही होगी। अगर कहीं पे भी कभी भी दिमाग में आ जाए या कहीं पे आपके सामने आ जाए, आपको दिखे कि बाइनरी सर्च लगी है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी log ऑफ n, बिकॉज ये एलिमेंट्स को डायरेक्टली हाफ में डिवाइड करती चलती है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल समझें, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास अभी के लिए लाइक 5 है, अगर 50 भी होते तो हम डायरेक्टली उसके मिड पे फाइंड करेंगे, यानी कि लाइक 25th इंडेक्स समथिंग पे, देन हम उस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एरे है वो सॉर्टेड है, तो या तो वो एलिमेंट मिड वाला होगा या उसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। देन डिपेंडिंग अपॉन द केस हम 25 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर रहे होंगे, देन अगेन 12, इस तरीके से हम, ठीक है, हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को हर बार एलिमिनेट कर देंगे, देन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रह जाएगी log ऑफ n। ये काफ़ी सिंपल है बट ये आपको याद रहनी चाहिए। देन आती है हमारी नेक्स्ट n log n। अगर कहीं पे भी शॉर्टिंग का जिक्र आ जाए, जो बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल टाइम है किसी भी एरे को शॉर्ट करने का, वो n log n ही हो सकता है। ठीक है, ये हमारे वेक्टर्स के इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे जैसे बाइनरी सर्च और यहाँ पे ये जो शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जो बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल टाइम है एक शॉर्ट करने का किसी भी एरे को, वेक्टर को, ठीक है, वो n log n ही हो सकता है। देखो शॉर्ट करने को आप n² तक भी कर सकते हो, बबल शॉर्ट, ठीक है, सिलेक्शन शॉर्ट, इंस्टेंस शॉर्ट, वो सारी चीज़ें n² तक टाइम लेती हैं, बट जैसे क्विक शॉर्ट हमारा n log n तक चीज़ हैंडल कर लेता है, तो मिनिमम टाइम इतना लगेगा ही लगेगा। ये चीज़ कहाँ काम आएगी, जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आपको एकदम से स्ट्राइक करा कि अगर मैं एरे को शॉर्ट कर लूँ तो शायद मेरे लिए ईजी हो जाएंगे चीज़ें करना। तो ध्यान रखना कि जैसे आपने शॉर्टिंग इंट्रोड्यूस करी उस क्वेश्चन में, तो आपने कहीं ना कहीं एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसमें इंट्रोड्यूस करा दी है, जो कि बिल्कुल अगर मिनिमम से मिनिमम भी आप लेके चलोगे तो n log n वो होगी ही होगी इन केस ऑफ शॉर्टिंग। ठीक है, देन n² वाला केस हमने देख लिया है। ठीक है, फिर आती है 2⁻n वाली चीज़ें। ये होती हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपके पास एक एरे है, लेट्स से एरे के अंदर 3 एलिमेंट है और आपको उसका सबसेट निकालना है। ठीक है, शायद 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा ना कि n एलिमेंट और सबसेट निकालने के लिए क्या होती है 2⁻n। जो 3 एलिमेंट हमारे पास हो गए तो सबसेट कितने निकलेंगे 2⁻3 यानी कि 8। और इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आप एक स्टेप पे खड़े हो, ठीक है, आपके पास वहाँ पे 2 रास्ते आ रहे हैं, पिक करने का, नोट पिक करने का। ठीक है, अगर ठीक है आपने एक कोई भी पाथ चूज़ करा, देन आप उस पर गए, फिर से आपके पास 2 ऑप्शन हो रहा है, पिक करने का देन
नोट पिक करने का। तो अगर आपके पास ऐसे केस आते हैं कि आपके पास आप जैसे स्टेप लेते जा रहे हो, हर एक स्टेप पे आपके पास 2 केस आते जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2⁻n, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हमें हमेशा अवॉइड करनी होती है कि इसमें तो हम कोड ना ही लिखें। आगे जाके देखेंगे हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि ये कहाँ होती है, और इसको सोल्व करने का बेस्ट जो हमारा तरीका होगा वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा, उससे हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप देख सकते हो सिंगल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जो चीज़ आपको याद रखनी है, सिंगल लूप की कहीं पे भी लूप दिखे तो O ऑफ n, नेस्टेड लूप दिखे अगर 2 हैं तो n², 3 है तो n³, एंड अगर 4 हैं तो n⁴ एंड सो ऑन। ठीक है, बाइनरी सर्च अगर कहीं भी दिखता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी log ऑफ n, और sorting अगर आपको दिखता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n। राइट, अब देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि जो आपने कोड लिखा है, जो भी आपने सॉल्यूशन लिखा है किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर आपने जो वेरिएबल्स यूज़ करे हैं वो कितना स्पेस आपका कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी हम देखते हैं जो हमारे कॉमन केसेस होते हैं, तो O ऑफ 1 स्पेस कब लगेगा। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है, आपने बनाया इंट a, इंट b, और करेक्टर a, करेक्टर b करके कुछ भी बनाया, करेक्टर c या कुछ भी करके आपने बनाया, तो वो O ऑफ 1 का स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, ये देखो अगर आप 100 नंबर ऑफ वेरिएबल बना दो तब भी O ऑफ 1 का स्पेस ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेस डिफाइंड है कि इतने ही होंगे। आप कितना भी बड़ा इनपुट ले आओ n साइज़ का, ठीक है, कितना भी ले आओ, 100, 1000, 10,000, कितना भी लेके आ सकते हो, लेकिन जो आपने वेरिएबल बना दिए, लेट्स नंबर ऑफ 10, 20 जो भी आपने बनाया वो उतने ही रहेंगे। 100 भी बनाया तो उतने ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। तो एक फिक्स, एक कांस्टेंट स्पेस है हमारे पास, कितना ही कंज्यूम होगा, तो इसे हम O ऑफ 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में लीनियर स्पेस। अगर आपने एक वेक्टर बना दिया कि जितने भी आपके इनपुट आ रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए मेरी एरे का साइज़ भी इनपुट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, या जो मैंने एक वेक्टर लिया उसका साइज़ भी इनपुट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी लीनियर स्पेस की, O ऑफ n की, यानी कि जो स्पेस है हमारा n के साथ साथ बढ़ रहा है। n क्या है? इनपुट साइज़। और अगर आपने 2D मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, वेक्टर के अंदर वेक्टर लिया है, या समझ रहे हो जो भी चीज़ है, ग्रिड काइंड ऑफ स्टफ अगर आपने लिया, तो आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n², एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यही है यार, बस इतना ही। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो काफ़ी आसानी होती है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले लो वो उसकी टाइम कॉन्स्टेंट ही रहती है, और लीनियर और जो भी आपका नेक्स्ट लूप के साथ वो चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। ठीक है, 2D के साथ n² हो जाएंगी एंड सो ऑन। तो जो हमारी कुछ कॉमन कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्टील के अंदर, थोड़ा सा आप जो हमने पढ़ा उसके बेस पे करने की देखते हैं। वेक्टर के अंदर आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। अगर आप एलिमेंट को पुश करोगे तो उसकी भी होगी O ऑफ 1, बिकॉज एक इंडेक्स, हम एक जो हमारे पास पॉइंटर होता है, समझ के चलो कि वो एक हमेशा लास्ट में पॉइंट कर रहा होता है। जैसे आपने पुश करा तो डायरेक्टली उसके अंदर सेट करके खुद को इंक्रीमेंट कर लेता है। बट इरेज करने के लिए या कहीं बीच में इंसर्ट करने के लिए वो O ऑफ n होगी, क्योंकि पहले उसको इंडेक्स तक ट्रायल करना पड़ेगा, देन वहाँ से इरेज करेगा, इंसर्ट करेगा, तो उसकी हो जाएगी O ऑफ n। सिमिलरली अगर मैं आपके केस में देखें तो इंसर्ट करने की O ऑफ 1 हो सकती है, फाइंड करने की O ऑफ 1 हो सकती है, इरेज करने की O ऑफ 1 हो सकती है। ऐसा क्यों? जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पे कि अगर हम किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, अगर हमारे पास उसका पॉइंटर है, अगर हमें पता है कि किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट रखा हुआ है, तो उसकी O ऑफ 1 ही होती है। और मैप के केस में ऑर्डर हो, ठीक है, ऑर्डर हो या नॉर्डर हो, जब एक्सेस वाली बात होती है, इंसर्ट करने वाली बात होती है, हमारे पास उसका हमेशा पॉइंटर होता है, तो हम डायरेक्टली उस पॉइंटर को एक्सेस कर सकते हैं एंड हम वहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट है उसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड करने की इसमें O ऑफ 1 होगी। लेकिन मैप में आप डायरेक्टली उसे एक्सेस तो कर सकते हो, मतलब देखो, क्योंकि वहाँ पे सॉर्टेड है, अगर वो जो भी एलिमेंट आया उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको भी रीऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपने एलिमेंट रखे थे 10, 20, 30, 40, ठीक है, अब आपको 25 इंसर्ट करना पड़ गया, तो आप उसको बीच में रखोगे, 20 और 30 के बीच में आप रखोगे, तो बाकी जो एलिमेंट है 30 और 40 आप उन्हें शिफ्ट करोगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, फाइंड करने में, इरेज करने में, ये कुछ बाइनरी सर्च वाली चीज़ सी होगी यहाँ पे, log ऑफ n। ठीक है, जहाँ भी आपको log ऑफ n दिखा है सोचना कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च लग रहा होगा, तो सॉर्टिंग का n log n होगा, बाइनरी सर्च का log n होगा। ठीक है, एक क्लास एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक ब्रूट फोर्स, आपने कोई सोल्यूशन सोचा ब्रूट फोर्स में, आपने जो हमारे दिमाग में पहली बार आया, तो आपने उस इक्वेशन को
दो लूप लेके सोल्व करा, ठीक है, एक फॉर लूप देन उसके अंदर फॉर लूप। जब आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा, उसको अगर आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है तो आप मैप का यूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस करना इजी है, इंसर्ट करना इजी है और फाइंड करना भी इजी है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होंगे जिससे हम आगे कर रहे होंगे। सो इंटरव्यूज़ में अगर आपसे पूछा जाए या आप खुद से पूछो, ऑलवेज आस्क टू योर सेल्फ कि कैन आई रिड्यूस द नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप्स को रिड्यूस करने का एक ही तरीका होता है, ये सोचना पड़ेगा कि आपको यही सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पे हैश मैप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैप तो यूज़ नहीं होगा, तो आप सोचो कि क्या मैं इसे सॉर्टिंग करके रिड्यूस कर सकता हूँ। तो यही कुछ तरीके होते हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आपको कहीं पे ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको एलिमेंट को लाइक बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस करना है, तो आप हैश मैप का यूज़ करोगे, मैप का यूज़ होगा ही होगा वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में। और अगर कुछ शॉर्टिंग का लॉजिक है तो आपका लाइक एरे शॉर्ट होगी, देन बाइनरी सर्च का भी यूज़ करोगे। शॉर्टेड एरे में लीनियर सर्च करने सेंस नहीं बनाता है, आप हमेशा बाइनरी सर्च यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर केस आपके पास सामने कुछ ऐसा आता है कि आपको एन स्क्वेयर को एन तक लेके आना है, तो आप हैशिंग वगैरह मैप का ही यूज़ करोगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।